Hello students, my name is Rajandani and today we are going to discuss class 10th chapter number 3rd money and credit. So in this chapter we have already discussed about the importance of money and the credit system, the formal credit system, the informal credit system and double coincidence of wants we have discussed. So today we are going to solve the questions of your book. Okay, now let's begin. First question for you. In situations with high risk, credit might create further problems for the borrower. Explain. अब अगर हाई रिस्क है, जैसे कि अगर हमने स्वप्ना की बात करें, स्वप्ना वाला केस देखा था, उसमें क्या हुआ था, उसने क्या किया था, लोन लेकर अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज करें, अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज करी, अच्छे सीड्स यूज करें, बट किसी भी तरीके से उसकी क्रॉप में क्या हो गया, फेलियर हो गया. अब क्या होगा अगर उसे लोन रीपे करना है, तो उसने क्या किया था, अपने लैंड का कुछ पार्ट सेल आउट कर दिया, फिर लोन रीपे किया. ठीक है, तो क्या होता है अगर रिस्क काफी हाई है तो वो जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बजाय उसको क्या कर देता है, वर्स कर देता है. दिस यू हैव टू राइट. सो हाउ यू कैन राइट? इन सिचुएशंस विथ हाई रिस्क such as crop failure or medical emergencies, the borrower may not be able to repay the loan on टाइम. अब क्या हुआ, आपको क्या करना था, कुछ रिस्क की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका जो लोन था आप रीपे नहीं कर पाए ऑन टाइम, तो उसी लोन को रीपे करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा लोन लेना पड़ेगा. तो आप क्या फंस जाते हो, एक ट्रैप में फंस जाते हो. ठीक है, सो दिस कैन लीड टू अ डेट ट्रैप वेयर द borrower has to take a new loan to repay the previous one. अब आपको जो पहले वाला लोन है उसको चुकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा और लोन लेना पड़ेगा. ठीक है, as seen in the case of Swapna, she had to sell part of her land to repay the loan. Thus, credit pushes the borrower into a worse situation instead of improving it. Okay. Now, next question. How does money solve the problem of double coincidence of wants? Explain with an example of your own. First, you have to tell the importance of money and the coincidence of wants. अब money की क्या importance है? Money क्या work करता है, हमारा medium of exchange का work करता है. And coincidence of wants क्या होती है? Coincidence of wants मतलब अगर आपको कुछ सेल आउट करना है तो आपको वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिस पर्सन को वो चीज चाहिए हो. जैसे कि मैं शू मेकर हूँ और आप क्या करते हो, आप पॉटर हो, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो आपको मुझे ढूंढना होगा. अगर मुझे मिट्टी के बर्तन चाहिए तो मुझे आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेरा शू ले लो और एट द सेम टाइम मुझे क्या दे दो, अपने मिट्टी के बर्तन दे दो. पर ऐसा कोइंसिडेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो मनी ने क्या किया, मनी ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया. आप क्या कर सकते हो, आप जाओ, आपको शू चाहिए, आप उसको मनी दो, आपको क्या मिल जाएंगे, शूज चाहिए. अगर आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पैसे देने और आपको मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे. आपको ऐसा कोइंसिडेंस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. तो दिस यू हैव टू राइट. सो हाउ यू कैन राइट? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया किसकी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को. For example, a shoe manufacturer can sell shoes for money and then buy wheat. अब क्या कर सकता है, अगर उसको शूज बेचना है तो क्या कर सकता है, आराम से शूज बेचकर मनी ले सकता है. और उसको व्हीट खरीदना है, उसको चॉकलेट खरीदनी है, उसको मिल्क खरीदना है, डिपेंड्स कि उसको क्या खरीदना है, ये उसकी नीड पर डिपेंड करता है. ठीक है, ही डज नॉट नीड टू फाइंड अ व्हीट फार्मर हु ऑल्सो वॉन्ट्स शूज. उसको कोई ऐसा पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसको शूज चाहिए हो और उसको वो अपने क्या बेच सके, व्हीट बेच सके. ठीक है, okay. Similarly, if I sell handmade crafts, I can accept money. आपको हैंडमेड क्राफ्ट जो भी बेचना है आप उसके एवज में क्या लिख सकते हो, मनी ले सकते हो. एंड लेटर यूज इट टू बाय ग्रोसरीज विदाउट नीडिंग द ग्रोसर टू वांट माय क्राफ्ट्स. तो क्या आपको कोइंसिडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं ये सेल आउट करूं तो नेक्स्ट पर्सन को भी यही सेम प्रोडक्ट चाहिए हो. आपको ऐसा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. How do banks mediate between those who have surplus money and those who need money? अब क्या करती है, बेसिकली बैंक का वर्क क्या है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा पैसा है वो जाकर बैंक में डिपॉजिट कर सकता है और बैंक बोलती है कि आपने हमारे यहाँ डिपॉजिट किया, हम आपको आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हम आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे. जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उन्हें उसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट. जो आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, अब एक नेक्स्ट पर्सन है, उसे अपना घर बनाना है, उसे अपनी कार खरीदनी है या उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बैंक के पास गया कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए. अब
बैंक ने उसको क्या कर दिया, लोन दे दिया, पर बैंक बोलेगी हमने आपको जितना भी मनी दिया है हमें उससे एक्स्ट्रा मनी चाहिए, उसको क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं। तो जब उसने लोन दिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कंपैरेटिवली हाई होता है डिपॉजिट से। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है, ठीक है, ये डिफरेंस अमाउंट ही बैंक का क्या होता है, इनकम का सोर्स होता है। तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, मीडिएशन का वर्क करती है। जिसके पास सरप्लस मनी है वो जाकर उसमें डिपॉजिट कर सकता है, और जिनको रिक्वायर्ड मनी है वो वहां से जाकर लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो मीडिएशन का वर्क करता है कौन, बैंक। So bank accept deposit from people with surplus money and pay them interest. They then use these deposit to give loans to people who need money. जिनको रिक्वायर्ड है वो जाकर क्या ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। अब जो बैंक है अगर सेम अमाउंट से 10,000 की बात करें, तो जैसे 10,000 किसी ने डिपॉजिट किए, इसके पास एक्स्ट्रा थे, तो समझ लो उसको इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपीज। और सेम पर्सन, कोई नेक्स्ट पर्सन है, उसने सेम अमाउंट लिया, 10,000 रुपीज उसने लोन लिए, तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम उसको 1,200 या उसको 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, किसके, एज ए इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ हमारा, बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। ओके, द डिफरेंस इज द बैंक्स इनकम। जो डिफरेंस होता है लोन के अमाउंट में और डिपॉजिट के अमाउंट में, जो इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है, हमारी बैंक की इनकम होती है। थस बैंक्स मीडिएट between depositors and borrowers. Okay, now next question. Look at the 10 rupee note. What is written on the top? Can you explain this statement? अब इसके टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर 10 रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हम क्या कह सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या है, एक सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। यही क्या करता है, प्रिंट करता है मनी को। ओके, अब केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताभूत और गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो 10 रुपीज का नोट है ये गारंटेड है, इसका क्या है, लीगल टेंडर है। आप हमारी कंट्री में कहीं भी चले जाओ, अगर 10 रुपीज से आप कुछ खरीदना चाहते हो उन 10 रुपीज से, तो आप हमारी कंट्री में कहीं भी खरीद सकते हो। इसका लीगल टेंडर है, कोई भी शॉपकीपर वो चीज को एक्सेप्ट करने से, इस 10 रुपीज के नोट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। ये क्या होता है, लीगल टेंडर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट question. Why do we need to expand formal sources of credit in India? Formal sources of credit. आपको ये वर्ड देखना है। फॉर्मल सोर्सेज मतलब बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, जिनसे क्या होता है, बेसिकली लोग लोन लेते हैं। बट अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास सारे कोलेट्रल होनी चाहिए। आपको कोलेट्रल रख के ही बैंक क्या करती है, लोन देती है। आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक के अंदर वो कंपैरेटिवली लो होता है। अगर हम बात करें मनी लैंडर्स की, या आप कहीं से बाहर से लोन लेते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली हाई होगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इट डिपेंड्स ऑन पीपल कि अगर आपके पास कोलेटरल है तो वो कहाँ से लेंगे, लोन बैंक से लेंगे। आपके पास प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होता है यहाँ पे, कंपैरेटिवली कम होता है। ओके, सो फॉर्मल सोर्सेज लाइक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स चार्ज लोअर इंटरेस्ट रेट एंड फॉलो रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर आपको इसको कौन, बेसिकली आरबीआई पूरा चेक ऑन करती है बैंक्स को कि किसी भी गलत तरीके से लोन तो इशू नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन तो इशू नहीं कर रहे हैं। तो इसको कौन चेक करता रहता है, हमारी सेंट्रल बैंक चेक करती रहती है। And expanding them ensures that poor people get access to affordable loans. और इसके अंदर क्या होता है, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाल रखी है कि आपको इतना % लोग तो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोगों को देना ही पड़ेगा, आपको किसानों को इतना % लोन देना है। तो क्या इंश्योर करती है कि बैंक के थ्रू भी बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिले, अफोर्डेबल रेट्स पर लोन मिले। ये इंश्योर कौन करता है, आरबीआई इंश्योर करती है, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लैंडर्स। अब इनफॉर्मल लैंडर से अगर आप लोन लेते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफन लीडिंग टू डेथ ट्रैप। आप कैसे ट्रैप में फंस जाओगे, आपके पास जो लोन उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कंपैरेटिवली हाई होगा। फिर आप अगर वो रीपे नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा बड़ा लोन लेना पड़ेगा, फिर उसको आप रीपे कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से आपको बार बार लोन लेना पड़ेगा, इससे आप क्या फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। Now next question, what is the basic idea behind the self-help groups?
फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प मतलब खुद की सहायता खुद करो, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, जो पुअर लोग थे, उनके पास कोलेटरल नहीं था रखने के लिए बैंक के पास, क्योंकि कोलेटरल रख कर ही आपको क्या मिलता है, बैंक से लोन मिलता है। बट अगर वो बाहर के लोगों से लोन ले रहे हैं तो वहां पे क्या मिल रहा है उनको, जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली हाई चार्ज हो रही है। अब तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या सोचा कि हम क्या बनाएंगे, अपने लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। तो जो भी उनकी मनी थी, जैसे कि एक्स्ट्रा मनी उनके पास बचती है, तो उन्होंने क्या किया, उसको इकट्ठा किया और जिसको रिक्वायर्ड था उसको कम इंटरेस्ट रेट पे देना स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि लोगों की हेल्प भी हो जाए और कंपैरेटिवली इंटरेस्ट भी क्या हो, कम हो। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs consist of 15 to 20 people who save regularly। क्या करेंगे, वो अपना कुछ कुछ अमाउंट रेगुलरली सेव करते रहेंगे एंड गिव स्मॉल लोन्स टू ईच अदर एट लो इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आपने 15-20 लोग मिले, उन्होंने बोला कि जैसे मेरे पास 2000 है, सब 2000 क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको वो मनी दे देंगे, ठीक है। लेटर द ग्रुप बिकम्स एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स। अगर वो कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जैसे 2 ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए, तो क्या कर सकते हैं, बैंक भी उन पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी कि ये रेगुलरली इस काम को कर रहे हैं और उनको क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प द पुअर, स्पेशली वुमेन, टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब जो बहुत सारी वुमेन्स हैं, उनके पास क्या होता है, कोलेटरल नहीं होता है, तो अगर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो काफ़ी सारी वुमेन्स ने क्या करती है, मिलकर अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट करती है और किसी भी तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती हैं कि हम सब मिलकर अपना बिजनेस करेंगे और रिक्वायर्ड होगा तो आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उस मनी को, ओके। डिस्कस सोशल इश्यूज, और जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक्सेस फॉर्मल क्रेडिट, और अगर बैंक से भी क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है ना, जैसे कि 15-20 लोग हैं मिलकर अगर उस काम को 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और उनके पास छोटा छोटा कोई कोलेटरल है, तो उसको मिला के वो क्या कर सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं और बैंक से क्या होगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तो उनको क्या मिल सकता है, लोन भी मिल सकता है, ओके, विदाउट नीडिंग कोलेटरल। समटाइम इनको कोलेटरल रखना होता है और समटाइम क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो बिना कोलेटरल के भी उनको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।